गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होता है और इसका उपयोग किस काम में लेते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस चीज में होता है? मानचित्र। ठीक है, जैसे कि रेखा का खींचा हुआ एक कागज के ऊपर रेखाओं को खींचना क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। आपने पहले हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था ग्लोब। ठीक है, ग्लोब का आकार कैसा होता है? गोल होता है। इस तरह का ग्लोब होता है आपके पास। ग्लोब का आकार इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, एक तरह से थोड़ा झुका हुआ सा होता है। ये जो ग्लोब होता है बेटा, इसमें रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये जो ग्लोब होता है ये केवल हमें विदेशों की स्थिति से परिचित कराता है कि कौन सा देश किस जगह पर है। मतलब अन्य प्रकार के देशों के बारे में जानकारी हमें ग्लोब से प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो मानचित्र है उससे हमें इनकी हमारे देश में जो शहर है उनकी, राज्यों की, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? राज्यों की, जिलों की, शहरों की तथा गांवों के बारे में अध्ययन हम सिर्फ मानचित्र से ही कर सकते हैं। ग्लोब से हम देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मानचित्र से हम अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए मानचित्र का उपयोग अधिक होता है। ग्लोब से भी अधिक हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे मानचित्र हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इससे हम हमारे देश, राज्यों, जिलों तथा शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? मानचित्र हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि इससे हम हमारे देश, राज्यों, जिलों और शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मानचित्र क्या है? अब हम पढ़ेंगे मानचित्र क्या है। मानचित्र, इसकी परिभाषा। मानचित्र का अर्थ है पृथ्वी की सतह या इसके पृथ्वी की सतह या इसके पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, ठीक है, क्या कहलाता है? मानचित्र। पृथ्वी की सतह पर या इससे एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? देखो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको देखो कि मानचित्र किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं। देखो बच्चों, लेकिन हम गोलाकार सतह को
पूर्ण चपटा नहीं कर सकते, पूर्ण चपटा नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम इसको पूरा चपटा, कोई चीज गोल है उसको पूरा चपटा नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि मानचित्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है और मानचित्र की परिभाषा क्या है, ये दोनों अपनी कॉपी में नोट करिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि समझ में आया ना आपको बच्चों दो चीजें? हाँ, आगे देखिए, मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए भी आवश्यक है। मानचित्र हमारी विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए आवश्यक है। आवश्यक, समझ में आया? कुछ क्या करते हैं, मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्रों को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। समझ में आया? विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए होते हैं मानचित्र, कुछ तो छोटे क्षेत्रों को दर्शाते हैं और कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। दूसरे मानचित्र में बड़े तथ्य होते हैं तथा जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो उसकी पुस्तक को एटलस कहते हैं। देखो बच्चों, कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को बताते हैं, कुछ तथ्यों को बताते हैं, कुछ मानचित्र बड़े तथ्यों को बताते हैं, और जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो उसकी पुस्तक को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। आपने नाम सुना होगा ना एटलस? तो एटलस क्या होता है? एटलस के अंदर बहुत सारे मानचित्र होते हैं। ठीक है, मतलब हर तरह के मानचित्र होते हैं, दर्शाते हैं तथ्यों को, तो उसे हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? एटलस किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे एटलस का। समझ में आया एटलस किसे कहते हैं? जो एटलस होता है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से एटलस विभिन्न प्रकार तथा भिन्न भिन्न पैमानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। भिन्न भिन्न पैमानों पर
खींची गई किस पर आधारित होता है? खींची गई मापों पर आधारित होता है। माप होती है ना, मापों पर आधारित होता है। अलग अलग माप होती है इसमें। एटलस के जो प्रकार के होते हैं आपने देखा होगा, आपने एटलस की किताब देखी होगी, आप बच्चों को एटलस की किताब दी जाती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं, उनके पैमाने भी अलग अलग होते हैं और उनके ऊपर जो माप होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। समझ में आया बच्चों आपको? आगे देखेंगे अब इसमें ही कि मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में कई ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र से ग्लोब से ज्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था ये बात। कि हम मानचित्र से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब से हम इतनी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, जो मानचित्र होते हैं ना बेटा, कई प्रकार के होते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, भू आधारित मानचित्र, कई प्रकार के क्या होते हैं? मानचित्र होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में देखेंगे ऐसे मानचित्र जिसमें क्या होता है? प्राकृतिक आकृतियां होती है। प्राकृतिक आकृतियां होती है, जैसे आपके पर्वत, पहाड़, मैदान, ये क्या है? प्राकृतिक आकृतियां हैं। मैदान, नदियां, महासागर, आदि को इन मानचित्रों में दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। इसे उपजाऊ मानचित्र भी कहते हैं। नोट करेंगे सब अपनी कॉपी में। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र जिसमें प्रकृति की आकृतियां होती है, जैसे कि पर्वत हुआ, पहाड़ हुए, मैदान हुए, ठीक है बच्चों, नदियां हुई, महासागर हुए, आदि को इन मानचित्रों में दर्शाया जाता है। इसे भौतिक मानचित्र या उपजाऊ मानचित्र भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा जो मानचित्र है वो है राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट है
राजनीतिक मानचित्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, राजनीतिक मानचित्र मतलब राज्य से संबंधित चीजें होती है इसमें। राज्यों, नगरों, शहरों, राज्यों, नगरों, शहरों, ठीक है, गांव और विश्व के, गांव में विश्व के नगरों तथा शहरों को राज्यों को तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है जिसमें क्या होता है, राज्य होते हैं, नगर होते हैं, शहर होते हैं, गांव होते हैं और विश्व के नगरों, शहरों और राज्यों को भी दर्शाया जाता है तथा उनकी सीमाओं को भी दर्शाया जाता है। उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। दो मानचित्रों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो मानचित्र आता है अपना, वो आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जो कि हमें विशेष जानकारियां देते हैं। जो हमें विशेष प्रकार की जानकारियां देते हैं। जैसे बताइए आप, सड़क मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग तथा वनों को दर्शाते हैं। वे विवरण भी देते हैं। विवरण भी देते हैं। उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? थीमेटिक मानचित्र जो होता है वो विशेष प्रकार की जानकारियां देता है हमें, ठीक है। इस जानकारियों में देखिए क्या क्या होता है, जैसे कि सड़क का मानचित्र होता है, वर्षा का मानचित्र होता है, उद्योग और वनों को दर्शाने वाला, और साथ ही साथ इनका विवरण भी लिखा होता है कि किस स्थान पर कितनी वर्षा होती है या सड़कों की माप कितनी है, उद्योग धंधे कौन कौन से लगाए गए हैं, किस प्रकार के वन
इन सबका विवरण भी इस मानचित्र में होता है, इसलिए हम इसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। एक होता है बच्चों भू आधारित मानचित्र, जिसमें भूमि के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार की भूमि, ऊबड़ खाबड़ भूमि कहाँ पर है, उद्यान की भूमि कहाँ पर है, ठीक है, वन का फलों की भूमि कहाँ पर है, बंजर भूमि कहाँ पर है, इस प्रकार की भूमि, कृषि भूमि कहाँ पर है। तो इस प्रकार की जो भूमि की जानकारी देते हैं उसे हम भू आधारित मानचित्र कहते हैं। उसका जो लेखा जोखा होता है वो हमारे पटवारी के पास में भी होता है। वो जो मानचित्र होता है वो पटवारी के पास में भी होता है हर गांव का, कि यहाँ पर कितनी भूमि कृषि की है और कितनी भूमि पशुचारण की है। वो होता है आपका भू आधारित मानचित्र। अब हम इसमें आगे देखने जा रहे हैं कि मानचित्र के घटक क्या क्या होते हैं। मानचित्र के घटक भी तो होने चाहिए ना, तो मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के घटक कॉपी में बना लो इसको, 1, 2 और 3। पहला है दूरी, दूसरी है दिशा और तीसरा है प्रतीक। इस आधार पर हम मानचित्र को देख सकते हैं, दूरी के आधार पर, दिशा के आधार पर और प्रतीक के आधार पर। तीनों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र को देखकर मानचित्र के घटक कहलाते हैं। अब पहले आता है आपके दूरी, ठीक है। देखिए मानचित्र पर एक आरेखन होता है जो क्या करता है, आरेखन होता है जो क्या करता है, आरेखन पूरे विश्व या उसके भाग को, पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके क्या करता है, उसे छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, ठीक है। क्या होता है, ये हम दूरी के बारे में पढ़ रहे हैं। मानचित्र पर एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के पन्ने पर दर्शाता है। आपने देखा होगा मानचित्र कागज के पन्ने पर ही बना होता है। अब इसके अंदर जो दूरी मापी जाती है ताकि, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि हमें वास्तविक दूरी पता चल सके, वास्तविक दूरी पता चल सके। मतलब इतने उससे करते हैं इसको सावधानी से कि जो वास्तविक दूरी होती है एक जगह से दूसरी जगह की, वो हमें आसानी से पता चल सके। जो वास्तविक दूरी है वो ही पता चले, इसलिए पैमाना, जो पैमाना होता है उसके माध्यम से इसको बनाया जाता है। तो पैमाना क्या करता है, देखो
पैमाना स्तर पर वास्तविक दूरी को क्या करता है तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का एक तो वास्तविक दूरी और दूसरी जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी होती है उसके बीच का अनुपात होता है के बीच का अनुपात होता है। वास्तविक दूरी क्या है और उसके बाद में जो उसके बीच की दूरी है वो क्या है, उन दोनों के बीच का क्या होता है, ये अनुपात होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण देंगे, आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी मान लीजिए कितनी है, 10 किलोमीटर है, 10 किमी है, ठीक है, किलोमीटर है, और मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया है। तो इसमें जो पैमाना माना जाएगा ना बच्चों, व्यक्त कर किया, तो मानचित्र 1 सेमी स्तर का 5 किलोमीटर दर्शाता है। मानचित्र जब हम पैमाना मानेंगे तो मानचित्र 1 सेमी से क्या बताता है, 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो 2 सेमी का कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो इस तरह से मानचित्र में पैमाना मान करके बताया जाता है कि मान लीजिए आपके विद्यालय की दूरी आपके घर से 10 किलोमीटर है, तो आप मानचित्र पे ऐसे दर्शाया जाएगा कि उसको 2 सेमी मान लिया जाएगा मानचित्र पर। तो 1 सेमी का मतलब हो गया 5 किलोमीटर और 2 सेमी का मतलब हो गया 10 किलोमीटर। तो मतलब बिल्कुल जो वास्तविक दूरी है वो भी बता दी गई, लेकिन किसके माध्यम से बताई गई, पैमाने के माध्यम से बताई गई। समझ में आ गया आपको बच्चों? ठीक है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी की इसलिए लिखा हुआ है तो आपको वास्तविक दूरी का पता लग जाएगा, इसलिए हमें पैमाना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो पैमाने की जानकारी होगी तो जैसे आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की दूरी कितनी है। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपीय देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महासागर दिखाना हो आपको या देश को बताना हो तो हम क्या करेंगे, छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। छोटे पैमाने से क्या होगा कि वो कागज पर आसानी से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कागज पर आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब, ठीक है, लेकिन मानचित्र पर उपयोग करते हैं, जैसे मानचित्र पर 5 सेमी है और स्थल की 500 किलोमीटर का दर्शाना है तो इसमें छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। 5 सेमी का मतलब 500 किलोमीटर बता देते हैं। तो इसमें कौन सा पैमाना यूज करेंगे, छोटा पैमाना यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, ये तो आपकी हो गई दूरी। अब दिशा के बारे में देखेंगे, ठीक है। दिशा, हमने दूरी पढ़ ली कि दूरी के लिए हम पैमाने का प्रयोग करते हैं। अब दिशा का देखेंगे कि दिशा के लिए क्या होता है।
तीन चीजें बताई थी ना मैंने आपको, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो अब दिशा आती है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, आपने देखा होगा। अधिकतर मानचित्रों में दाहिनी तरफ क्या बना होता है? तीर का निशान बना होता है। तीर का निशान बना होता है, उस पर इस प्रकार से ऊ लिखा होता है। देखा है ना आपने? एक दाहिना निशान बना दिया, उसके ऊपर क्या बना हुआ होता है? ऊ। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। अब देखो, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब यहाँ पर ऊ लिखा है यानी उत्तर दिशा, द लिखा है तो दक्षिण दिशा, पै लिखा है तो पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा ऐसे मात्रा लगी हुई है तो, और पै लिखा है तो पश्चिम दिशा। समझ में आ गया बच्चों? तो जो ऊ है, ऊपर जो ऊ बना हुआ है, कौन सी दिशा को दर्शा रहा है? हमें उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। और नीचे वाला द है दक्षिण दिशा को, पूर्व दिशा को, पै पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। अब हम जब यहाँ से निकालते हैं, कौन सी हो जाती है? उत्तर पूर्व हो जाती है, ये उत्तर पश्चिम हो जाती है, पश्चिम दक्षिण हो जाती है, और ये पूर्व दक्षिण हो जाती है। तो इस प्रकार से दिशाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? मानचित्र के माध्यम से है। दिशा क्या होता है? इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशा पूर्व पश्चिम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब हमने उत्तर दिशा जानी, तो इसके विपरीत हमें पता चल जाता है कि दक्षिण दिशा है, इधर हमारे क्या है? पूर्व दिशा, और इधर हमारे पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं, इसे प्रधान दिक् बिंदु भी कहते हैं। जो उत्तर दिशा को दर्शाता है, जो उत्तर दिशा को दर्शाता है, उसे हम प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। दिक् बिंदु कहते हैं। भाई, जब उत्तर दिशा हमारे सामने है, तब तो हमें अपनी दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसलिए हम इसको प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किसी बीच वाली दिशाओं में आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरह से चित्र बना करके आपने देखा होगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, और ये जो बीच की जो है, ये आगे आपको उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, पश्चिम दक्षिण और उत्तर पश्चिम, इस तरह से दिशाओं की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का आरेख भी आपके मानचित्र में बना हुआ दिखाई देता है। अब बच्चों, आगे आता है प्रतीक। जो इसका अगला पॉइंट है, अगला जो घटक है, वो प्रतीक है। दिशाओं के बारे में देख लिया आपने, दूरी हम पैमाने से नापते हैं। अब हम प्रतीकों के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से, किन प्रतीकों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। समझ में तो आ रहा है बच्चों आपको? अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार या आकृतियां बतानी हो, किसी भी मानचित्र में, अब हम पढ़ रहे हैं प्रतीक। किसी भी मानचित्र में यदि आकृतियां बताकर जैसे कि जैसे होती है आपके सड़कों का, सड़क, वृक्ष, भवन,
मंदिर, रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन हो गई आपके, सड़क हो गई, रोड हो गई, पुल हो गए, पुल, कुएं, तालाब, नदियां। यदि आपको मानचित्र में इन सबको दर्शाना है तो आप क्या करेंगे, आकृतियों के माध्यम से आदि की आकृतियां बनाकर आकृतियों को बनाकर दर्शा सकते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रतीक। क्या कहेंगे, प्रतीक कहेंगे। इन सब चीजों को बना करके जब हम बताएंगे तो इसमें क्या होता है, निश्चित अक्षर होते हैं, रंग होते हैं, चित्र होते हैं, रेखाएं होती है, इनका उपयोग किया जाता है और कम स्थान में क्या होता है, इन सब चीजों को दर्शा दिया जाता है। या तो हम क्या कर देंगे, रंग बता देंगे कि ये रंग है तो यहाँ पर सड़क है, ठीक है, जैसे हरा रंग बता दिया तो क्या है, वृक्ष है, लाइन बता दी तो रेलवे लाइन है, ठीक है, अलग प्रकार की रेखाएं नदी तो हम ये बता देंगे तालाब है, नदी है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को दर्शा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। देखो हम चिन्हों के माध्यम से आपको मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से बता सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार जैसे नदियां होती तो नीला रंग बना दिया जाता है मानचित्र में, तो यहाँ पर नदियां है, हरा रंग बता दिया जाता है यानी यहाँ पर स्थल है। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से बताते हैं। देखो अब होती है पहले, जैसे रेलवे लाइन दर्शानी है, रेलवे लाइन प्रतीक के माध्यम से, तो रेलवे लाइन में भी क्या होता है, कई प्रकार की होती है, जैसे कि बड़ी लाइन, मिडल लाइन और रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन, रेलवे लाइन, मिडल लाइन और स्टेशन। कौन सा, रेलवे स्टेशन। अब मान लीजिए आपको इसको दर्शाना होगा तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखिए ये हो गया आपकी, ये जो दिख रही है आपको, ये आपकी हो गई इस तरह से बड़ी लाइन। ये जो रेखा है आपको किसको दर्शा रही है, बड़ी लाइन को दर्शा रही है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, ये जो रेखा है बड़ी लाइन को दर्शा रही है। उसके बाद में देखिए इस तरह से जो रेखा है बनी हुई रहती है, ये जो है इस तरह से, ये क्या कर रही है, ये आपकी मिडल लाइन को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है, मिडल लाइन को दर्शा रही है। समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए बच्चों, ये जो चिन्ह है आपका इस प्रकार से, ये आपके रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है। इस तरह से जो दिया हुआ चिन्ह होता है वो क्या बताता है, रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। समझ में आ गया आपको। अगर मान लीजिए आपको सड़कें बतानी है, सड़कें पक्की और कच्ची, पक्की और कच्ची, सड़कें कैसी, पक्की और कच्ची सड़कें आपको दर्शानी है तो कैसे दर्शाएंगे, ये तो हो गई आपकी पक्की सड़कें और ये हो गई आपकी, इस तरह से आपको दिखेगा, ये हो गई आपकी कच्ची सड़कें। ये पक्की सड़कें हो गई और ये कच्ची सड़कें हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद में मान लीजिए आपको सीमा दर्शानी है, अंतरराष्ट्रीय और राज्य और जिले की सीमा, ठीक है। ये जो गहरी है लाइन आपको दिख रही है, इस तरह से गहरी लाइन है, ये तो आपकी क्या है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। समझ में आ गया आपको, कौन सी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसके बाद में आप देखेंगे ये आपकी क्या है,
देश की सीमा है, यानी राष्ट्रीय सीमा है आपकी, ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय सीमा है। इस तरह से समझ में आ गया आपको, इस तरह से जो है राष्ट्रीय सीमा है। और ये जो आपकी एक ही लाइन बनी हुई है, ये आपकी क्या कहलाएगी, जिले की सीमा। राज्य की सीमा हो गई, जिले की सीमा हो गई, और अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय सीमा हो गई। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं इसको, सीमाओं को। उसके बाद में देखिए, सड़कें हो गई, सीमा हो गई। अब मान लीजिए आपकी, जैसे आपको कुआं, तालाब, नहर, पुल, नदी दर्शानी है, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी नदी। इस तरह से जो बनी होगी वो क्या कहलाएगी, नदी। नदी का चिन्ह होगा, एक आपको एक गोला से दिखाई देगा, ये किसका चिन्ह होगा, कुएं का। ये किसका होगा, कुएं का। इस तरह का जो चिन्ह दिया होगा वो कुएं का चिन्ह होगा। उसके बाद में देखिए, अगर मान लीजिए तालाब को दर्शाना है, तो इस तरह से जो बना हुआ होगा आपके अंदर, ये क्या होगा, तालाब। इस तरह से जो दर्शाया जाएगा वो क्या होगा, तालाब होगा। नदी, कुएं, तालाब हो गया। और मान लीजिए इस तरह से बताया गया चिन्ह है, ये है ऐसे, इस तरह से, तो ये होगी नहर, ये नहर का चिन्ह होगा। और इस तरह से जो दर्शाया गया है, दिख रहा है ना बच्चों आपको, इस तरह से जो दर्शाया जाता है, ये जो दर्शाया जा रहा है, ये आपके पुल का चिन्ह है। किसका है, पुल का। तो इस तरह से चिन्ह बना दिए जाते हैं। मंदिर का है तो मंदिर की दिशा बता दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस है तो पीओ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है तो पीओ दर्शा दिया जाएगा। उसके बाद में पोस्ट एंड टेलीग्राम है तो पीटीओ होगा, पीटीओ होगा। और पुलिस स्टेशन है तो क्या होगा, पुलिस स्टेशन को पीएस कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, प्रतीकों के माध्यम से भी बताया जाता है। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पेड़ का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आज हमने मानचित्र में देखा कि किस प्रकार से मानचित्र हमारे लिए आवश्यक है, और मानचित्र को हम किन चीजों के लिए अपनाते हैं, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, मानचित्रों के घटक क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद बच्चों। अब अगला जो होगा लेसन वो बाद में पढ़ेंगे।